हेलो एंड वेलकम बच्चों टू इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के थर्ड क्लास में सभी का स्वागत है। यहाँ पे ब्रिटिश जो हम पे राज किया था, अपने उस समय का जो स्थिति था हम लोग का, वो देख रहे हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। कौन सा पार्ट? एग्रीकल्चर हमने कंप्लीट कर लिया है। यू गाइस रिमेंबर द फोर थिंग्स दैट रूइंड एग्रीकल्चर? लैंड सेटलमेंट सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? जमींदारी सिस्टम। बोलो, पहला क्या था? लैंड सेटलमेंट सिस्टम। दूसरा है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तीसरा होगा लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। बोलो, तीसरा क्या है? लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। एंड लास्ट वन इज स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये चार प्रॉब्लम्स थे। बताओ आपस से, पहला प्रॉब्लम क्या था? लैंड सेटलमेंट सिस्टम का दूसरा नाम जमींदारी सिस्टम। सेकंड प्रॉब्लम कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। थर्ड था लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, जहां हम लोग देखे थे टेक्नोलॉजी खराब था, इरिगेशन खराब था, नो फर्टिलाइजर्स वेयर देयर। एंड लास्ट पॉइंट था स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। सारा पैसा तो कौन लूट लिया था? ब्रिटिश लोग। किसके थ्रू? जमींदार के थ्रू लूट लिया था। तो कहां से पैसा बचेगा फार्मर्स के पास कि वो इन्वेस्ट कर पाए अपने फार्म में? फिर हम लोग लास्ट डे घुसे थे इंडस्ट्रीज में। आ जाओ, इंडस्ट्रीज में मैंने आप लोगों को 5 पॉइंट्स लिखाया था। पहला, बोलते जाओ सब, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। दूसरा, डिक्लाइन ऑफ, सुन नहीं रहा किसी का आवाज? सब बकलोल है क्या यहाँ पे? आवाज दो, सब चिल्लाओ, भौंको, यहाँ पे भौंको। बोलो, पहला क्या है? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। दूसरा, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। लो लेवल ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। लो लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। वापस से बोलो सब, पहला डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, दूसरा डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, लो लेवल ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, नेक्स्ट है लो लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, एंड लास्ट आता है लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। मत क्या करो, बोला करो सब, है ना? नहीं तो पास भी नहीं हो पाओगे 12th में। ठीक है, आओ। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, एडवर्स इफेक्ट्स हो चुका है, फटाफट और लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। कैपिटल गुड्स का मतलब समझ में आता है क्या है? हाँ, जो प्रोड्यूसर गुड्स यूज करता है। लाइक हम लोग जो मशीन्स यूज करते हैं वो क्या है? कैपिटल गुड्स। एक होता है कंज्यूमर गुड्स जो कंज्यूमर्स यूज करता है, एक होता है कैपिटल गुड्स जो प्रोड्यूसर यूज करता है। आज पकड़ लो, लेज वाला कंपनी है, वो क्या बनाता है? लेज चिप्स बनाता है। कैसे बनाएगा वो? मशीन्स को यूज करके। उस मशीन्स को क्या बोलेंगे? कैपिटल गुड्स। आ जाओ, सबसे पहले कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री रेफर करता है दोज इंडस्ट्रीज को विच प्रोड्यूस गुड्स लाइक मशीनरीज। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो क्या बनाता है? मशीन्स बनाता है। और ये वो मशीन्स है जो बाद में जाके कोई फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे। आज लैपटॉप मेरे लिए क्या होगा? कैपिटल गुड। पर ये लैपटॉप जो मशीन है, ये भी तो कोई कंपनी बनाया होगा। तो उस कंपनी को अपने क्या बोलेंगे? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री रेफर टू दोज इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस गुड्स लाइक मशीनरीज। और ये मशीन्स क्या करते हैं? यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स फॉर कंजम्पशन। फॉर कंजम्पशन। क्या लगता है, ब्रिटिश रूल के समय हमारे यहां कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज थे क्या? नहीं थे। बिकॉज दे ऑलवेज वांटेड कि हम लोग क्या है, किसके ऊपर डिपेंडेंट रहे? हमेशा ब्रिटिशर्स के ऊपर। हम लोग डिपेंडेंट रहे ब्रिटिशर्स के ऊपर, कंज्यूमर गुड्स के लिए भी और कैपिटल गुड्स के लिए भी। आज हम लोग को खुद लेस बनाना है अगर, तो लेस का मशीन्स भी किससे खरीदे? हम लोग ब्रिटिश से खरीदे। और अगर लेस चिप्स खाना है तो वो भी किससे खरीदे? हम लोग ब्रिटिश से खरीदे।
तो ब्रिटिश ही हमारा एकमात्र सहारा रहेगा टू सप्लाई अस विद कंज्यूमर गुड्स एट एज वेल एज विद कैपिटल गुड्स। ठीक है, चलो। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल क्या होगा, क्या था, देयर वेर हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। इंडिया में कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं था। आ जाओ यहां पे, क्या थे यहां पे, ओनली इंडस्ट्रीज ऑफ कंज्यूमर गुड्स थे इंडिया में, बट नॉट कैपिटल गुड्स, नॉट कैपिटल गुड्स। देखो, देखा जाए तो इंडस्ट्रीज था ही नहीं इंडिया में, पर अगर था भी थोड़ा बहुत तो वो सिर्फ क्या बनाता था, कंज्यूमर गुड्स, सिर्फ बनाता था कंज्यूमर गुड्स। लाइक पकड़ लो, ब्रेड हो गया, आटा वगैरह हो गया, ये सब बनाने की इंडस्ट्रीज थे। हमारे यहाँ कौन सा इंडस्ट्री नहीं था, कैपिटल गुड्स का इंडस्ट्री नहीं था, मशीन बनाने वाले इंडस्ट्रीज नहीं थे। चलो आ जाओ, ब्रिटिश रूलर्स ऑलवेज वांटेड इंडियन एंटरप्रेन्योर्स टू बी डिपेंडेंट ऑन ब्रिटेन। इंडियन बिजनेसमैन लोग ब्रिटेन के ऊपर ही डिपेंडेंट रहे, फॉर व्हाट, फॉर कैपिटल गुड्स एंड हेवी इक्विपमेंट। हेवी इक्विपमेंट समझ में आता है, जो बहुत एक्सपेंसिव बड़े बड़े मशीन्स होते हैं। ठीक है, कुछ साल पहले तक इंडियंस वे डिपेंडेंट ऑन विच कंट्री फॉर दीज हेवी इक्विपमेंट्स, पता है, चाइना। कुछ साल पहले तक, स्पेशली बिफोर कोरोना, इंडिया वाज डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर ऑल द कैपिटल गुड्स। जो जो यहां मशीन्स आता था सब चाइना से लोग मंगाते थे। चलो ओके, तुमको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। नेक्स्ट, लो लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। बोलो किसका लो लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर का, कंट्री का नहीं, इंडस्ट्रियल सेक्टर। कंट्री का जीडीपी ही इतना सा था, उसमें भी इतना सा क्या था, इंडस्ट्रियल सेक्टर का योगदान था। ठीक है, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। मेरे को बताओ कौन से इंडस्ट्रीज का डिक्लाइन हो चुका था पूरा, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। किसका हुआ था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। तो वहां के जो लोग थे सब कहां चले गए, एग्रीकल्चर में। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो योगदान है वो ऐसे ही कम हो गया, और ये बढ़ने भी नहीं दे रहे थे हम लोग के इंडस्ट्रीज को। तो जीडीपी में बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन था इंडस्ट्रीज का। जिसको समझ नहीं आया प्लीज बोलना। इंडस्ट्रियल सेक्टर नॉट प्रमोटेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। जी हां, few consumer goods industries were allowed, but capital goods industries restricted थे। ये हम लोग को पता ऑलरेडी। तो इससे रिजल्ट क्या हुआ, लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी ऑफ नेशन। चलो नेक्स्ट आओ, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पहला बात, पब्लिक सेक्टर कौन है समझ में आता है, गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर कंपनीज किसकी कंपनीज है, गवर्नमेंट की। उस समय गवर्नमेंट कौन था, कॉलोनियल गवर्नमेंट था, मतलब ब्रिटेन ही था हमारा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट नॉर्मली किस मोटिव से काम करता है पता है, सोशल वेलफेयर मोटिव से। दे वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। पर इंडिया में जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था वो किसके बेनिफिट के लिए काम कर रहा था, खुद के प्रॉफिट के लिए, ब्रिटेन के खुद के लिए वो काम कर रहा था, ना कि इंडियंस के सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहा था। तो पब्लिक सेक्टर होता है गवर्नमेंट का, और उस समय गवर्नमेंट था हमारे यहां ब्रिटेन का। उसका काफी लिमिटेड रोल था। कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी होता है वो चाहता है देश का ग्रोथ हो। देश का ग्रोथ कब होगा, जब लोगों का ग्रोथ होगा, लोगों का जब एसओएल बढ़ेगा। यू गाइस नो व्हाट इज एसओएल, फुल फॉर्म नहीं पता एसओएल का, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बोलो एसओएल क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हर गवर्नमेंट चाहता है वहां के लोगों का एसओएल बढ़े, पर इन लोग काम कर रहे थे नॉट फॉर सोशल वेलफेयर। They were working not for social welfare but for themselves.
इन्होंने क्या क्या बनाया, आओ देखते हैं। इन्होंने रेलवेज बनाया, पावर जनरेशन किया। व्हाट इज पावर जनरेशन? इलेक्ट्रिसिटी। पावर जनरेशन किया, कम्युनिकेशंस के सिस्टम को आगे बढ़ाया इन्होंने, वाटर पोर्ट्स बनाया, सी पोर्ट्स बोलते हैं इसको अपने। ये सारी चीजें इन्होंने बनाया, बट किसके लिए? फॉर देमसेल्व्स। पोर्ट मतलब समझ में आता है? सी पोर्ट, जैसे डायमंड हार्बर कलकत्ता के पास है, विशाखापट्टनम हो गया, बहुत सारे पोर्ट्स है। पोर्ट्स करते क्या है? पोर्ट्स क्या करते हैं? इंडिया से सारा सामान बाहर ले जाते हैं। उस समय का मैं बात बता रहा, उस समय क्या करते थे उन लोग? इंडिया का सारा रॉ मटेरियल्स यहां से ड्रॉ करके ले जाते थे ब्रिटेन। तो ये सारा काम जो था ये ब्रिटेन को और बढ़िया बनाने के लिए था, एंड टू ड्रेन आउट इंडियाज वेल्थ। ठीक है, उस समय सुएज कनाल था, बीच में आएगा इस चैप्टर में आज। ठीक है, ओके, बताओ मेरे को फटाफट, एग्रीकल्चर के 4 पॉइंट्स क्या थे? पहला क्या था? लैंड सेटलमेंट सिस्टम। दूसरा, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तीसरा, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। चौथा हो गया, स्कैसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये सब याद रखोगे तभी मजा आएगा। इंडस्ट्रीज में 5 पॉइंट है, जो पूरा इंडस्ट्रीज मतलब जो पॉलिसी अडॉप्ट किया था ब्रिटेन ने हमारे इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने के लिए। 5 सिचुएशंस थे। पहला सिचुएशन, डिइंडस्ट्रियलाइजेशन। दूसरा, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। थर्ड है, लो लेवल ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, लो लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। नेक्स्ट है, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। यहां पे पॉइंट आता है मॉडर्न इंडस्ट्रीज को लेकर, एक क्वेश्चन आता है मॉडर्न इंडस्ट्रीज। अच्छा, इससे एक और क्वेश्चन याद आया, जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था तो एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से 2 प्रॉब्लम हुआ था हमारे साथ। फर्टाइल लैंड चला गया था कहां? पाकिस्तान। जो फर्टाइल लैंड था ऊपर का, पाकिस्तान चला गया, और बांग्लादेश चला गया, द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज। मॉडर्न इंडस्ट्रीज में आओ। इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्रीज आना स्टार्ट हुआ लेट 19th सेंचुरी में। बोलो, व्हाट इज लेट 19th सेंचुरी? 19, हाँ मेरे को ईयर्स बताओ। 1890s, 18 से 19 के बीच में, मतलब 1850s मान लो, 1850s से द सेकेंड पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी। बाय द वे 19th सेंचुरी 1900 से स्टार्ट नहीं होता है, वो 1800 से जाता है 1900 तक, मतलब 1899 तक। तो ये याद रखना, 19th सेंचुरी इज नॉट 1950s, वो 1850s हो जाएगा। आ जाओ। मॉडर्न इंडस्ट्री बच्चों इंडिया में 2 जगह था और 2 टाइप के थे। एक हो गया कॉटन टेक्सटाइल्स, एक हो गया जूट मिल्स। ये सब याद रखना है अपने को। इंडिया में ऐसे तो इंडस्ट्रीज आने नहीं दिया जा रहा था, पर 2 इंडस्ट्रीज फिर भी निकल के आया। पहला क्या है? कॉटन टेक्सटाइल्स, एंड दूसरा जूट मिल्स। क्या लगता है जूट मिल्स कहां होगा? बांग्लादेश वाले पार्ट में, मतलब हमारे बंगाल के पार्ट में होगा जूट मिल्स। कॉटन मिल्स होगा गुजरात के पास। वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया इज नोन फॉर कॉटन, एंड ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया इज नोन फॉर जूट। ठीक है, आज वो रिलायंस वगैरह है, रिलायंस किसका था पहले, पता तुम लोग को? गुजराती कौन? धीरू भाई, धीरू भाई अंबानी। तो उनका सबसे पहला बिजनेस ही था टेक्सटाइल्स का। ठीक है, और वो कहां बेस्ड थे? गुजरात में, वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। तो दैट इज अ गुड लोकेशन टू ग्रो कॉटन। ओके, आओ। ठीक है, तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज में हमारे यहाँ कॉटन टेक्सटाइल्स आया और जूट मिल्स आया, बट देयर प्रोग्रेस वाज स्नेल पेस्ड। स्नेल पेस्ड मतलब स्लो, काफी स्लो ग्रोथ था इनका। ऑफ कोर्स बिकॉज दे डिड नॉट हैव मच सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश। ब्रिटिश खुद चाहता था कि कॉटन का कपड़ा हम इंडिया में बेचेंगे,
तुम लोग क्यों बेचोगे? हाँ, चलो ओके। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, देखो ये पॉइंट्स आ रहा है अब। डोमिनेटेड बाय इंडियंस, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स ओन करते थे इंडियंस। और कहां था इंडिया के? वेस्टर्न पार्ट में था। वहीं जूट मिल्स वॉज डोमिनेटेड बाय द फॉरेनर्स। कोलकाता बांग्लादेश में जो ब्रिटिश लोग था, जो फॉरेनर्स थे, उन लोग ज्यादातर यहां पे जूट मिल्स चलाते थे। दे वर डोमिनेटेड बाय द फॉरेनर्स। और कहां पे? मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन बंगाल। क्या बंगाल का मतलब वेस्ट बंगाल? बंगाल मींस वेस्ट बंगाल प्लस बांग्लादेश, ये पूरा जो सुंदरबन का एरिया है, ठीक है ना। तो यहां से अगर 2-3 मार्क का शॉर्ट नोट पूछता है, सबसे पहले कब आया था इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्रीज? 1850s में आया था, 1850s। नेक्स्ट, क्या क्या थे वो मॉडर्न इंडस्ट्रीज? कॉटन टेक्सटाइल्स और जूट मिल्स। टेल मी अबाउट कॉटन टेक्सटाइल्स। वेस्टर्न पार्ट में था एंड डोमिनेटेड बाय इंडियंस। जूट मिल्स डोमिनेटेड बाय फॉरेनर्स एंड वाज इन बंगाल, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। आ जाओ, ओके। चलो, तो हम लोग का इंडस्ट्रीज पार्ट भी खत्म, बहुत बढ़िया। अब आओ, घुसेंगे अब छोटे छोटे टॉपिक्स में हम लोग। सबसे पहला टॉपिक क्या होगा उसमें? फॉरेन ट्रेड। आ जाओ, कम टू फॉरेन ट्रेड। लिख लो पहले, फॉरेन ट्रेड का मतलब बेसिकली क्या हो गया? एक्सिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। यहां पे सिर्फ बात होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। इंडिया का क्या रिलेशन था बाहरी नेशंस के साथ, वो हम लोग देखेंगे। क्या है भैया क्वेश्चन यहां पे? स्टेट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। ब्रिटिश रूल के समय इंडिया का फॉरेन ट्रेड किस तरीके से था, आओ देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट अपने डिस्कस कर चुके फर्स्ट क्लास में। इंडिया क्या बन गया था? एक्सपोर्टर ऑफ व्हाट? रॉ मटेरियल्स। एंड इंपोर्टर ऑफ व्हाट? फिनिश्ड गुड्स। तो पहला पॉइंट लिख लो, दोनों मिला के होगा एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इंपोर्टर ऑफ finished goods. Exporter of raw materials and importer of finished goods. Exporter of raw materials, importer of finished goods. ठीक है, ये पॉइंट तो सबको क्लियर है ऑलरेडी, फर्स्ट क्लास से अपने देखते आ रहे हैं। अब सेकेंड पॉइंट में, ब्रिटेन एक्टेड एज अ वेरी पोजेसिव गर्लफ्रेंड। नाउ हु इज अ पोजेसिव गर्लफ्रेंड? जो लड़का को बोलती है तू सिर्फ किससे बात करेगा? तू सिर्फ मेरे से बात करेगा। नॉट एक्सपीरियंस, राइट? चलो गुड, ठीक है, आगे समझ में आएगा तुम लोगों को शायद ये सब चीज। तो ब्रिटेन एक्टेड एज अ पॉजेसिव गर्लफ्रेंड कि तू सिर्फ बात करेगा मेरे से और किसी से तुझे बात नहीं करना है। हाँ, मतलब तू ट्रेड करेगा सिर्फ मेरे से और किसी से मैं नहीं करने दूंगी। हाँ, मेरी कुछ गिनी चुनी सहेलियां हैं जो तेरी साली बनेगी बाद में, उन लोग क्या है, उन लोग से तू ट्रेड कर सकता है। कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब क्या हो गया कि आसपास की जो कंट्रीज है, आसपास में कंट्रीज कौन कौन से है? नेपाल, श्रीलंका, ये सब चाइना वगैरह कंट्रीज हो गए ना, ये उसकी सहेलियां हैं। तुम इससे भी थोड़ा बहुत बात कर सकते हो, पर ज्यादा बात किससे करना होगा? मेरे से, ब्रिटेन से, ठीक है ना। यू हैव टू ट्रेड मोर विथ ब्रिटेन एंड विथ नोवेयर इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट माई सहेलीज। कौन है ब्रिटेन की सहेली यहां पे? श्रीलंका, चाइना, नेपाल वगैरह, वो नहीं लिखेंगे पर, ठीक है। तो यहां पे लिख लो क्या है? मोनोपोली ऑफ ट्रेड विथ ब्रिटेन। मोनोपोली ऑफ ट्रेड विथ ब्रिटेन। पहले इंडिया वॉज वर्ल्ड वाइड फेमस, एज वी रिमेंबर, वर्ल्ड वाइड फेमस फॉर handicraft industries because of two reasons, remember?
पहला था सुप्रीम क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड नेक्स्ट था स्किल्ड क्राफ्ट्समैनशिप। ठीक है ना, ये दो रीजंस के कारण अपने वर्ल्ड वाइड फेमस थे, पर अब सारा ट्रैफिक कहां चैनल करना पड़ रहा था? ब्रिटेन तक, और आधा पर्दा यहां वहां आसपास के लोगों से। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड लिख लो, ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। चलो सबसे पहला फटाफट मार्क करेंगे, इजी पॉइंट है ये। एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। बिफोर ब्रिटिश रूल, वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, वर्ल्ड वाइड अपने एकदम फेमस थे फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, पर कॉलोनियल रूल ने पैरालाइज कर दिया हमारे फॉरेन ट्रेड को। पहले सबसे बात करते थे, अब सिर्फ एक जन से बात करना पड़ रहा है। कॉलोनियल रूल पैरालाइज द फॉरेन ट्रेड। तो अब इंडिया गॉट रिड्यूस टू व्हाट? इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। एग्जांपल्स भी याद रख लेना, सिल्क हो गया, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट एटसेट्रा। और हम लोग इंपोर्ट करवाते थे फिनिश्ड गुड्स। कैसे गुड्स? कंज्यूमर गुड्स भी एंड कैपिटल गुड्स भी। ये तो अपने को याद है, फिनिश्ड गुड्स अपने इंपोर्ट करवाते थे। कौन सा फिनिश्ड गुड्स? कंज्यूमर भी एंड कैपिटल। वो गुड्स जो कंज्यूमर्स यूज करे एंड वो गुड्स भी जो प्रोड्यूसर्स यूज करे। नेक्स्ट, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। आ जाओ। दे डिसअलाउड द ट्रेड ऑफ इंडिया विद द वर्ल्ड। सबसे पहला चीज, अब तुम पूरा दुनिया से कट ऑफ हो चुके हो। दे डिसअलाउड द ट्रेड ऑफ इंडिया विद द वर्ल्ड। एंड नेक्स्ट पॉइंट, मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। बोलो ये पार्ट समझ में आया? अब इंडिया से जो भी माल बाहर जाता था, मैक्सिमम कहां जाता था? ब्रिटेन जाता था, ब्रिटेन आता था ब्रिटेन से। ठीक है, बट थोड़ा बहुत अलाउड था। किसके साथ? चाइना, श्रीलंका, ईरान वगैरह के साथ, आसपास के थोड़े बहुत जो कंट्रीज है। श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन, जानता था क्या तुम लोग? सीलोन। ईरान का पर्शिया। इराक का सुना है तुम लोग? मेसोपोटेमिया। चलो ओके, ये सब चीज हो गया है। अब जो एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सुएज कनाल। हैव यू हर्ड ऑफ सुएज कनाल? कनाल का मतलब समझ में आता है? क्या होता है कनाल? नाला। कनाल क्या हो गया? नाला। एक बड़ा सा वाटर का पैसेज। तुम लोग अगर मैप याद वाद है तुम लोग को, ये इंडिया, ये यहां पे कौन है? ये अफ्रीका है, ब्रिटेन। ये है ब्रिटेन और ये है इंडिया। ये बीच में क्या आ गया? यहां पे अफ्रीका आ गया। ठीक है, दिस इज एनफ ज्योग्राफी फॉर यू नाउ। पहले क्या होता था ना, तुम लोगों को समझ में तो आ गया है कि इंडिया का आधा से ज्यादा ट्रेड किसके साथ होता था? ब्रिटेन के साथ। पूरा घूम के जाना पड़ता था, पूरा घूम के। एंड अफ्रीका इज अ बिग कॉन्टिनेंट, तो इंडिया से फालतू का बहुत नीचे जाके बहुत ऊपर जाना पड़ता था ब्रिटेन के पास। समझ में आ रहा है? अब इसका कुछ सोल्यूशन ढूंढना था कि कैसे ब्रिटेन अपने सारे कॉलोनीज से रॉ मटेरियल्स मंगा सके। यहां पे इजिप्ट है, अफ्रीका के एंड में बीच में इजिप्ट है। तो इजिप्ट के थ्रू क्या है, यहां पूरा लैंड काट दिया गया, पूरा बंटवारा हो गया लैंड का। पानी भरेगा कि नहीं भरेगा? फिर पानी तो भरेगा ही। उत्प्लक समझ में आया? पानी यहां से आएगा, पानी यहां से आएगा, पूरा तरफ पानी भर जाएगा। नाला बनेगा कि नहीं? बहुत बड़ा नाला बन गया। इस नाले को हम लोग क्या बोलते हैं? सुएज कनाल। अब सोचो, जो लंबा सा जर्नी, पहले जर्नीज किसमें होता था ये सब?
शिप्स में। देयर वाज नो हवाई जहाज एंड ऑल, नो एरोप्लेन्स वेर देयर। हर कुछ होता था शिप्स के थ्रू। इतना लंबा महीनों महीनों का जर्नी होता था जस्ट यहां से वहां माल पहुंचाने में। पर अब उसका 20% टाइम भी नहीं लगता, क्योंकि सीधे क्या हो रहा है, सीधे यहां से डायरेक्ट लिंक मिल जा रहा है ब्रिटेन तक का। इफ यू लुक एट द मैप व्हेन यू गो होम, देखना बहुत डायरेक्ट लिंक हो गया। कितना फायदा हो गया। अब ब्रिटिश और तगड़ा तरीके से क्या करेगा, लूटेगा इंडिया को और तगड़ा तरीके से। अब तो और खुश वो। तो दिस वाज अ प्रॉब्लमैटिक थिंग फॉर इंडिया। ठीक है ना। सुएज कनाल समझ में आया। सुएज कनाल चालू हुआ था 1869 में। कब चालू हुआ था, 1869। अपने को डेट्स वगैरह सब याद रखना। चलो ओके, आ जाओ। क्रॉस करने के लिए टैक्स देना पड़ता है। टैक्स नहीं बोलेंगे उसको अपने, हाँ कुछ पेमेंट देना पड़ता है। हाँ, ओह पता है क्या। ठीक है, यहाँ पे एक शिप अटका था करें। अरे बाबा आयुष, सब करंट अफेयर्स पता है तुमको। हाँ हाँ, फंसा था यहाँ पे एवरग्रीन बोल के, पूरा ऐसे करके फंस गया था। हर तरफ से ट्रैफिक क्या है, ब्लॉक हो गया। हम तो उस समय ना देखे भी थे गूगल मैप्स में कि भाई देखिए स्वेज कनाल का कैसा फोटो दिखा रहे गूगल मैप्स में। बहुत पतला पूरा तरफ तुम दिखेगा ना घर जाके आज, पूरा स्वेज कनाल में तुम लोग को दिखेगा एंड से एंड तक शिप्स भरती पड़ा है। कितना सारा शिप्स एक बार में वहां से जाता होगा, सोचो कि जब गूगल ऊपर से फोटो लिया होगा तो इतना सारा शिप्स दिख रहा है। चलो ठीक है, आते हैं ओके। तो स्वेज कनाल ओपन हुआ था 1869। ब्रिटिश लोग कब इंडिया में आया, 1757 में। तो ऑलमोस्ट 100 साल बाद स्वेज कनाल ओपन हुआ। आ जाओ, इससे क्या है, डायरेक्ट रूट मिल गया बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। एक डायरेक्ट रूट, तुमको अफ्रीका को पूरा क्रॉस करके नहीं जाना पड़ेगा। आ जाओ। स्वेज कनाल क्या है, एक आर्टिफिशियल वाटरवे है जो इजिप्ट के ऊपर वाले हिस्से में है। ओपन हुआ 1869 में। इसके एडवांटेजेस क्या थे, यहां लिख लो एडवांटेजेस। ऑफ कोर्स एडवांटेज फॉर हुम, ब्रिटेन। इंडिया तो लूटने लग गया, अपने आप को लुटवाने लग गया। reduced द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड टाइम। सबसे मेन एडवांटेज, दो चीजों में रिडक्शन आया। पहला क्या, कॉस्ट में। इतना लंबा जर्नी तो रुपया भी बहुत लगता है, कॉस्ट में कमी हुआ, और टाइम तो पूरा 20% ही हो गया। जहां पकड़ लो 100 दिन लग रहा था, वहां 20 दिन लग रहा है। चलो, सो इट प्रोवाइडेड अ डायरेक्ट रूट, ट्रेड रूट, avoided the need to sail through Africa. क्रिश क्लियर है। चलो ओके, बोलो कितना पॉइंट्स आ रहा है अपना फॉरेन ट्रेड में। 3 पॉइंट आ रहा है। पहला पॉइंट क्या था, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सेकेंड अपने अभी देखे पोजेसिव गर्लफ्रेंड की तरह, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। चलो अब लास्ट अपने आते हैं ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। हम लोग एक्सपोर्ट भी करते थे और इंपोर्ट भी करवाते थे। पकड़ लो, हम लोग इंपोर्ट करवा रहे हैं $10,000 का सामान। हम लोग मतलब कौन, इंडिया। इंडिया इंपोर्ट करवा रहा है $10,000 का सामान। हम लोग एक्सपोर्ट क्या करते थे, रॉ मटेरियल्स। मान लो एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने $30,000 वर्थ ऑफ रॉ मटेरियल। जस्ट इमेजिन, रॉ मटेरियल्स बहुत सस्ता होता है, फिर भी अपने पकड़ लो इतना एक्सपोर्ट कर रहे थे। और फिनिश गुड्स महंगा होता है, फिर भी अपने इतना ही मंगा रहे थे। मान लो ये अजम्पशन बोल रहे हैं हम। बताओ इससे इंडिया का भला होगा कि नहीं। भला होगा इंडिया का, बिकॉज हमारे यहाँ पैसा ज्यादा आ रहा है ना। हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब क्या है, हम लोग सामान बेच रहे हैं, तो पैसा हमारे पास आ रहा है कि जा रहा है, पैसा आ रहा है ना। मतलब पकड़ लो तुम्हारे घर में आए 30,000 रुपया, और तुम्हारे घर से क्या 10,000 रुपया, तो तुमको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं। कितना बेनिफिट मिल रहा है,
20,000 का, तो वही यहां पे हो गया, बेनिफिट मिल रहा है ना 20,000 का। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट सरप्लस। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपोर्ट सरप्लस, कि तुम एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो, इतना इतना एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो। तो ऊपर ही देख के समझ में आएगा कि इंडिया में पैसा बहुत आ रहा है, इंडिया में धन दौलत बढ़ते जा रहा होगा। बट नो, ये जो पैसा आ रहा था, ये जो डॉलर्स रुपए आ रहे थे, पाउंड्स बोलो डॉलर्स बोलो, जो भी आ रहे थे, इट वॉज गेटिंग यूज्ड बाई ब्रिटेन। इंडिया में उनका बहुत सारा ऑफिसेस था, इंडिया में जैसे विक्टोरिया मेमोरियल हो गया, हावड़ा ब्रिज हो गया, ऐसा कितना जगह इंडिया में ब्रिटिश लोग अपना बनाया है, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स वगैरह सब कुछ, तो वो इन पैसों से ही बनाया है। ठीक है ना? मतलब उन लोग एक्स्ट्रा कुछ खर्चा नहीं किया, जो इंडिया में डॉलर्स रुपीज आ रहा था ना, उसी के थ्रू ये सब बनाया है, री इन्वेस्ट कर दिया, सोचो। ठीक है, रोड्स बनाया, रेलवेज बनाया, सब हमारे ही रुपए से बनाया है, जो हमको मिलना चाहिए था उन रुपए से बनाया है। जस्ट इमेजिन। सो जो एक्सपोर्ट सरप्लस जो इंडिया में आता था, वॉज इट यूज फॉर द इंडियंस? नो, इट वॉज यूज्ड टू फर्दर सॉलिडिफाई द पोजिशन ऑफ हुम? ब्रिटिश इन इंडिया। ब्रिटिश को नया गांव में अपने ऑफिस बनाना है, इससे बनवाएगा वो, इन रुपए से। ठीक है ना? सो इसी को अपने क्या बोलते हैं? ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। कि इंडिया बेटा एक्सपोर्ट तो कर ही रहा था भर भर के रॉ मटेरियल्स, और उन पैसों से इंडियंस का ही घाटा हो रहा था। ब्रिटिश वे यूजिंग इट फॉर देयर ओन डेवलपमेंट। ठीक है? क्या ये पैसा ब्रिटेन में यूज हो रहा था क्या? नहीं, इंडिया में ही यूज हो रहा था, पर किसके लिए यूज हो रहा था? ब्रिटिश के। ठीक है ना? तो याद रखो इस चीज को। आओ, ओके। तो ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ क्या था बच्चों? देयर वाज ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस, ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यू टू एक्सेस इंपोर्ट्स, सॉरी, ड्यू टू एक्सेस एक्सपोर्ट्स, एक्सेस एक्सपोर्ट्स। हाँ ठीक है, चलो आओ। बट देयर वाज अ बिग प्रॉब्लम, नॉट यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से 3 मार्क का क्वेश्चन आता है कि भाई जब इंडिया के लिए यूज नहीं हो रहा था ये पैसा, तो क्या चीज में जा रहा था ये पैसा? एक्सपोर्ट सरप्लस वाज यूज्ड, आओ देखते किस लिए इट वाज गेटिंग यूज्ड, टू मेक पेमेंट्स फॉर ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। बोलो क्या पता चल रहा है यहां पे अपने को? कहां पैसा यूज हो रहा था? ये ऑफिस जो सेटअप करते थे लोग, वहां जो भी खर्चा पानी लगता था उसमें यूज होता था। नेक्स्ट, टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वॉर। ब्रिटिश तो हर दिन ही कोई ना कोई कंट्री से वॉर करता था, तो सोल्जर्स को तो देना पड़ेगा ना हर महीना पगार, तो ये पैसा वहां जाता था, इक्विपमेंट्स भी खरीदने पे जाता था ये सब पैसा। नेक्स्ट, टू इंपोर्ट इनविजिबल आइटम्स, सर्विसेज, बस इतना सर्विसेज तक ही मान के चलो। टू इंपोर्ट इनविजिबल आइटम्स मतलब क्या हुआ? इंटैंजिबल आइटम्स मतलब क्या? सर्विसेज। बाहर से कोई सर्विस मंगाना है, उसके लिए भी ये पैसा यूज होता था। नाउ यू विल से कैसा सर्विस? कैसा सर्विस? यहां लिख लो टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, जैसे जर्मनी का बहुत नाम था उस वक्त, जर्मनी बहुत नए नए आविष्कार करता था, तो वो जो टेक्नोलॉजी है वो अगर ब्रिटेन को लाना है तो किसी को पैसा खिलाना पड़ेगा। जर्मनी में नाजी हिटलर वगैरह थे, जर्मनी एंड ब्रिटेन का एंटी था, तो जर्मनी का टेक्नोलॉजी अगर ब्रिटेन को चुराना है तो क्या करना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा ना, चोर को पैसा खिलाना पड़ेगा, दोगले आदमी को पैसा खिलाना पड़ेगा, तभी वो जर्मनी का सीक्रेट्स को लीक कर देगा ब्रिटेन को, तो उसके लिए भी पैसा ये यूज होता था। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले आओ, एक्सपोर्ट सरप्लस वाज यूज्ड फॉर पेमेंट्स
मेड फॉर ऑफिस सेटअप ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बस यहाँ ऑफिस वर्ड याद रखना। क्या वर्ड याद रखेंगे अपने? ऑफिस। किसका ऑफिस? ब्रिटिश का ऑफिस इंडिया में। नेक्स्ट पॉइंट, इट वॉज यूज टू मेक पेमेंट्स फॉर वॉर। ब्रिटेन पूरा वर्ल्ड में वॉर कर रहा था, चाहता था कॉलोनीज पे कॉलोनीज ले, वो इंडिया जैसे बहुत सारे कंट्रीज को अपने कब्जे में ले। वॉर कंटिन्यूअस बेसिस पे लड़ना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है टू इंपोर्ट इनविजिबल आइटम्स सच एज टेक्नोलॉजीज। ठीक है, चलो। नहीं नहीं, ये तो ब्रिटेन ही रहेगा ना। कॉलोनियल गवर्नमेंट किसका था? कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। ऑफिस सेटअप इन ब्रिटेन नहीं, ब्रिटेन का ही कॉलोनियल गवर्नमेंट है, वही इंडिया में राज कर रहा था। ठीक है, चलो बोलो, यहां तक क्लियर था सबको? अपने इस चैप्टर में 6 जगह इंपैक्ट देख रहे हैं, 3 जगह अपना कवर्ड। क्या क्या था वो 3 जगह? एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्रीज, और अभी क्या देखे अपने? फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड। बाकी का 3 स्ट्रक्चर्स को लेकर बचा है। पहला क्या होगा? डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, नेक्स्ट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, एंड लास्ट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो आओ बेटा घुसते अपने अब डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में। आ जाओ। मीनांग, यहां तक क्लियर है? आओ, ओके। डेमोग्राफिक कंडीशन में आते हैं। सबसे पहले बच्चों, डेमोग्राफी क्या होता है? आओ, तुम लोगों को पता व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट? ह्यूमन बॉडी या फिर लिविंग बींग्स। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। जियोलॉजी, दैट इज कार्टोग्राफी। जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रॉक्स। वैसी एक स्टडी होता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। इट इज सिंपली द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन में कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने अदर्स है, कितने इन्फेंट्स है, कितने ओल्ड पीपल है। स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन। बोलो क्या बोलेंगे अपने स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को? डेमोग्राफी। कितने बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, कितने लोग ज्यादा मर रहे हैं, हर चीज का बातचीत यहां पे होगा। डेमोग्राफी। डेमोग्राफी इज सिंपली द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के किस एस्पेक्ट्स को अपने स्टडी करते हैं, क्या क्या बेसिस होता है? एज, जेंडर, लिटरेसी, ऑक्यूपेशन, एटसेट्रा। सबके बारे में, इन चीजों के बारे में पता करोगे, यू आर एसेंशियली स्टडिंग डेमोग्राफी। ठीक है, ओके। यहां ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। डेट्स जो आएगा बच्चों याद करना है अपने को। आईईटी इज वेरी मच अबाउट डेट्स। चलो 1881। 1881 में हुआ था फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस। सेंसस समझ में आता है? पॉपुलेशन की जनगणना हर 10 साल में होता है, ये चीज तुम लोगों को पता होगा। हर 10 साल में पूरे इंडिया में कितना पॉपुलेशन है, क्या है, वो पता चलता है। अभी आया था ना कुछ महीना पहले या 1 साल पहले, अपने किसको सरपास कर गए हैं? चाइना को। वो नया पॉपुलेशन सेंसस आया तभी अपने को पता चला कि हम लोग चाइना को पार कर गए। जो 2011 का सेंसस था उसमें पता था कि अपने चाइना से नीचे ही है, पर 2022 में आया, पता चला अपने एकदम फर्स्ट लेवल पे आ गए। स्टार्टिंग कब से हुआ था पॉपुलेशन सेंसस? 1881 से। 1881 से याद रखना बहुत जरूरी है। हाँ, from 1881 onwards census operation was carried out every 10 years। सोचो पूरा 10-10 साल में हो रहा था एकदम। 1881 लास्ट में 1 आ रहा है ना, यहां पे भी क्या है लास्ट में? 1 आ रहा है। इसके पहले कब हुआ होगा? 2001 में। तो कब होना चाहिए था नेक्स्ट? 2021 में, पर नहीं हुआ भैया, कोविड था, तो 2022 में हुआ। वो तो गवर्नमेंट ही जाने कि 2031 में होगा कि 32 में होगा। होना चाहिए 31 में ही पर। देखो जरूरी नहीं कि उस पर्टिकुलर साल में वो प्रॉब्लम आया। हाँ, हो सकता है कभी 1 आध साल यहाँ वहां डिले हुआ होगा,
चलो ठीक है ना, यहां तक आगे बढ़ते हैं। 1921 द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। कॉपी निकाल लो, एक चीज बनाना है वहां पे, कॉपी निकाल लो। द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, आओ। कोई भी कंट्री डेवलपमेंट के हिसाब से बात करें तो कोई भी कंट्री तीन लेवल पे हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? नहीं गैसेस? एक होगा डेवलपिंग कंट्री। इंडिया क्या है? डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री से भी नीचे एक लेवल होता है, अंडर डेवलप्ड कंट्री या अनडेवलप्ड कंट्री। और डेवलपिंग से ऊपर होता है डेवलप्ड कंट्री। यूएस क्या होगा? डेवलप्ड कंट्री। ठीक है ना? तो तीन फेज हो गया। आओ एक नंबर लाइन में बनवाता हूं। इंडिया की हिस्ट्री में एक साल आया था 1921। 1921 को अपने बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्या बोलते हैं इसको? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि 1921 के पहले अपने थे अनडेवलप्ड। 1921 से हमारा फेज चेंज हो गया। किस में आ गए हम लोग? डेवलपिंग फेज में आ गए। और उसको 100 साल भी हो गया, फिर भी अपने किस में है? डेवलपिंग फेज में ही है। 2024 होने को आ गया है, अभी तक नेक्स्ट पोजीशन में नहीं घुसे हम लोग। अभी भी किस में है? अपने डेवलपिंग में। अब न जाने वो साल कब आएगा जब अपने कहां पहुंच जाएंगे? डेवलप्ड में। न जाने कब वो रात आएगी। डेवलपमेंट इकोनॉमी थोड़ा सा पॉज वाला टेक्नोलॉजी थोड़ा सा पॉज पॉज, मतलब उसका ग्रोथ अब फिक्स्ड हो जाता है, वैसे करेंगे। आओ ठीक है। तो अभी इंडिया कहां पे है? डेवलपिंग पे। तुम अनडेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो, डेवलप्ड हो, क्या हो तुम? ये तुम जान सकते हो वहां का बर्थ रेट और डेथ रेट को देखकर। क्या देखकर? बर्थ रेट और डेथ रेट। बर्थ रेट समझ में आता है? क्या होता है बर्थ रेट? 1000 लोगों में से कितने बच्चे पैदा हुए हैं, दैट इज कॉल्ड बर्थ रेट। और डेथ रेट क्या होता है? 1000 लोगों में कितने लोग मरे हैं एक साल में, उसको क्या बोलेंगे अपने? डेथ रेट। 1000 लोगों को लेकर ही बात करेंगे, ठीक है ना? फॉलो करना। अनडेवलप्ड में क्या लगता है बर्थ रेट क्या रहना चाहिए, हाई या लो? हाई। बर्थ रेट काफी हाई होता है अनडेवलप्ड कंट्रीज के केस में। दे हैव नो वर्क, दे हैव नो वर्क, सिर्फ बच्चा पैदा करते हैं उन लोग। वहां का बर्थ रेट क्या है? काफी हाई होता है। सिंस दे हैव नो वर्क, देयर इज नो इनकम, देयर इज नो गुड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री, तो डेथ रेट क्या होगा? वो भी हाई रहेगा। डेथ रेट भी हाई रहेगा बच्चों। आज हमारे यहाँ क्या है, बुखार होता है अपने को, पैरासिटामोल ले लेते हैं। हम घर में क्या है ना, अभी नया ना फर्स्ट एड बॉक्स बनाए घर में, ठीक है, कि भाई सब जरूरतमंद सामान उसमें पड़ा रहे। पैरासिटामोल अब खरीदने गए, 3 4 ब्रांड का ले आए अलग अलग। सभी क्या है? पैरासिटामोल। कैलपोल पैरासिटामोल, क्रोसिन पैरासिटामोल, पैरासेट 650 पैरासिटामोल, P650 पैरासिटामोल। सबके अंदर क्या है? पैरासिटामोल। बुखार के लिए वो लेके आए, पता चला एक एक टैबलेट सिर्फ 2 रुपया का है, और उससे क्या भाग जाएगा अपना? पूरा बुखार गायब हो जाएगा। पर अनडेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है? बुखार होते ही तुम क्या है? मर जाओगे। बिकॉज वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ही इतना बढ़िया नहीं है कि तुम मेडिसिन अफोर्ड कर सको या वहां मेडिसिन अवेलेबल भी हो। बुखार होते ही आदमी मर जाता है। तो वहां का डेथ रेट भी क्या होता होगा? काफी हाई होता है। ठीक है ना? तो तुम अनडेवलप्ड कंट्री के मेंबर हो, कैसे पता चलेगा? अगर वहां का डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही हाई हो। क्लियर? अब डेवलपिंग में आते हैं। आओ डेवलपिंग में क्या होगा सोचो। मेरे को बताओ, डेवलप्ड का बताओ। चलो डेवलप्ड में क्या होगा? दोनों ही कम हो जाए।
डेवलप्ड में दोनों ही कम हो जाता है, बर्थ रेट कम होता है बिकॉज लोग के पास बहुत काम होता है, लोगों के पास वो एक बच्चा करने से भी डरते हैं, पता है। जापान जापान हो गया, करेक्ट। और चाइना भी अब फॉलो कर रहा है उस चीज को। इन लोग इतना अपने करियर फोकस हो जाते हैं कि बच्चा होगा तो कैसे संभालेंगे उसको, जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, तो बच्चा ही नहीं करते बहुत लोग। तो बर्थ रेट यहाँ पे क्या है, बहुत कम हो जाता है। और क्योंकि डेवलप्ड है तो हेल्थ इज वेरी गुड देयर, डेथ रेट क्या होगा, डेथ रेट भी कम हो जाएगा। अब डेवलपिंग में क्या है, एक बढ़ा हुआ होता है एक घटा हुआ होता है। बर्थ रेट तो बड़ा गया था बड़ा और डेथ रेट, क्या लगता है होना क्या चाहिए, बर्थ रेट बढ़ा हुआ होना चाहिए, डेथ रेट घटा हुआ होना चाहिए। हो तो कुछ भी सकता है, दोनों ही तो डेवलपिंग में आएगा। क्या है इसमें, कुछ दिया है क्या, रुको तो। बर्थ रेट इज वेरी हाई, डेथ रेट इज लो, ठीक है आ जाओ मार्क कर लो, बर्थ रेट इज हाई एंड डेथ रेट इज लो, मतलब कुछ एक अलग रहेगा। हाँ भाई इंडिया का बात हो रहा है तो इंडिया में हमेशा से बर्थ रेट क्या है, हाई है, तभी तो चाइना को पास कर गए अपने। तो दैट विल हेल्प यू रिमेंबर कि भाई बर्थ रेट इंडिया में अभी भी क्या है, हाई है, एंड डेथ रेट थोड़ा सा कम हुआ है। दिस इज अ प्रोग्रेसिव साइन कि अपना हेल्थ थोड़ा बढ़िया हो रहा है। कैसे पता, क्योंकि डेथ रेट कम हो रहा है, ठीक है। समझ में है व्हाट आई मीन टू से, बोलो। उल्टा फिर नहीं बोलेंगे आप, उल्टा वाला केस में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अभी इंडिया क्रॉस किया है सिर्फ एक ही ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड को, और वो कब आया था, 1921 में। अब जब नेक्स्ट अपने यहां से यहां जंप मारेंगे तब अगेन यू विल सी वन मोर ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। नया चैप्टर होगा वो, हाँ। चलो ठीक है आ जाओ इसमें। यशस्विनी क्लियर है, 1921 इज कॉल्ड द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। आओ देखते हैं कैसे। बिफोर 1921 इंडिया फर्स्ट स्टेज में था ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ट्रांजिशन समझ में आता है, चेंज, इधर से उधर चेंज। पहले स्टेज में क्या होता है, पहले स्टेज में बर्थ रेट डेथ रेट दोनों ही बहुत हाई होता है। अब वहां से अपने शिफ्ट होके आ गए हैं कहां, सेकेंड स्टेज में, जहां बर्थ रेट तो हाई है पर डेथ रेट लो है, डेथ रेट लो है। अनीश क्लियर, चलो आ जाओ। अब अपने आओ कंडीशन को देखते हैं, डेमोग्राफिक कंडीशन अंडर द कॉलोनियल रूल। प्लीज बुक मत देखना कोई, अपने ट्राई करेंगे ऐसे याद करने का, ठीक है। यहां पे लिख लो किन किन चीज को लेकर बात होगा अपना, हेल्थ को लेकर बात करेंगे और एजुकेशन को लेकर बात करेंगे। विल टॉक अबाउट हेल्थ एंड एजुकेशन। और उस समय क्या सीन था, जो बढ़ावा होना चाहिए वो घटावा था, और जो घटावा होना चाहिए वो बढ़ावा था। सबसे पहले अपने और बर्थ रेट डेथ रेट का ही बात करते हैं। क्या था बच्चों, बर्थ रेट क्या था, बढ़ावा था, और डेथ रेट बढ़ावा था। बच्चों पूरा 200 साल का बात कर रहे हैं। बर्थ रेट बढ़ा हुआ था एंड डेथ रेट भी बढ़ा, जो कि दोनों ही क्या होना चाहिए, घटा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट IMF, infant mortality rate. You guys know what is mortality? मरना, मोर्टालिटी का मतलब मरना। वो होता था 1000 लड़कों में 900 लड़के पैदा ऐसे कुछ ना 1000 लड़कों में 900 लड़के पैदा हो रहे 1000 लड़कों में 900 900 लड़कियां पैदा हो रही है, वो तो जेंडर रेशियो होता लड़के है। हाँ तुम क्या बोला, एफ IMF हो गया, इन्फेंट ओ IMR, सॉरी IMR, इन्फेंट, हम IMF अरे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMR क्या है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इसका मतलब क्या समझ लो, बच्चा तो पैदा होता रहता है, 1000 बच्चे पैदा हुए मान लो, उसमें से जितने बच्चे मर जा रहे हैं 1 साल के अंदर,
उसको क्या बोलेंगे अपने, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। पकड़ लो 1000 बच्चा लोग पैदा हुआ और 200 बच्चे लोग मर गए, कब मरे, 1 साल के अंदर, तो अपने बोलेंगे कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या है, 200। ठीक है, हमेशा हालात ही होता है। हमेशा 1000, इससे बड़ा स्केल नहीं 1000 के हिसाब से सोचेंगे हम। इसका मतलब इसी समझ में आता है क्या है, कि हर 5 बच्चा जो पैदा हो रहा है उसमें से एक बच्चा मरते जा रहा है। हर 5 बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसमें से एक बच्चा मरते जा रहा है। कितना दर्दनाक बात है। उस समय क्या लगता है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हाई था कि लो था, हाई था। भाई ऑफ कोर्स हेल्थ इतना बढ़िया नहीं था उस वक्त, तो बच्चों को उतना अच्छा नहीं सुख सुविधा मिलता था। 1 साल में बुखार हो गया, मर गए। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट वॉज हाई। नेक्स्ट होता है LE, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। LE का मतलब हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी। का मतलब पता है क्या है, कितने साल तक तुम जी सकते हो इस कंट्री में। एवरेज ईयर पकड़ लो, कितना साल तक तुम इस कंट्री में जी सकते हो, उसको क्या बोलेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये कंट्री का जो भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल्स है कि नहीं, क्लिनिक्स है कि नहीं, वो देखकर पता किया जाता है। इंडिया में उस समय तो कुछ नहीं था ये सब, तो लोगों का लाइफ स्पैन भी बहुत कम था, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगा उस वक्त, काफी कम। हालांकि पता नहीं क्यों मेरे को ये उतना ट्रू नहीं लगता है, बिकॉज पहले का जो खान पान था बहुत बढ़िया था। पहले की दादी दादा लोग कितना साल तक जी रहे हैं, और हमारे यहाँ के लोग 40-50 साल में सब मरते जा रहे हैं। ऐसा खान पान इतना खराब हो गया, हार्ट अटैक वगैरह के कारण लोग जिम जाके मर रहे हैं। लोग बोलते जिम जाओ फिट रहोगे, नहीं मरोगे, और वहां पे जाके लोग मर रहे हैं। तो बहुत अजीब सा पॉइंट है ये, पर हाँ ठीक है। हेल्थ बढ़िया नहीं था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज लो दैट टाइम। प्लस क्लियर है ये। तो ओवरऑल अपने बोल सकते हैं ओवरऑल कि हेल्थ स्टेटस क्या है, काफी लो था। बोले ना, ऐसे याद रखो, जो हाई होना चाहिए वो लो था उस वक्त, जो लो होना चाहिए वो हाई था उस वक्त। अब आओ थोड़ा बात कर ले अपने एजुकेशन का भी। लिटरेसी रेट, लिटरेसी, लिटरेसी रेट, क्या लगता है बच्चों, क्या होगा लिटरेसी रेट, कम होगा। जो ज्यादा होना चाहिए वो कम होगा। लिटरेसी रेट वाज लेस। एंड SOL आज बताए थे तुम लोग को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहने सहने का तरीका, वो भी क्या रहा होगा, काफी लो रहा होगा। इनकम नहीं था लोगों के पास, तो कहां से उन लोग SOL बढ़ाएंगे अपना। और ये कितना समय तक चला, पूरा 200 साल। याद ना बताए थे कि जो तुम्हारा इनकम है वही तुम्हारे पापा का था, वही तुम्हारे दादाजी का था, सबका सेम इनकम। नहीं तो अपने सोचते ना अभी कि हर साल 10-10% इनकम बढ़े, पर पहले 200 साल तक फिक्स था। सोचो 0.5% कुछ रेट था ऐसा। आ जाओ, ओके ओके, लेट्स टॉक अबाउट द डेट्स फर्स्ट। सुएज कनाल कब ओपन हुआ था, 1969, 1869 में। तुम तो 200 साल भी पार करके आगे निकल गया। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921। तुम बाबू 1981, मतलब तुमको है ना सीधे पास्ट में आ जाएगा, तुम मानी प्रेजेंट में आ जाएगा। 1881 किसका था बताओ, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज हेल्ड इन 1881। ठीक है, 1869, 1881 और 1921। उसके पहले भी डेट देखे थे, 1757। चलो, डेमोग्राफिक कंडीशन 6 हम लोग देखेंगे। पहला क्या है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बढ़ा हुआ था। नेक्स्ट, IMF, IMR, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट काफी बढ़ा हुआ था, लोग बच्चे मरते रहते थे बहुत ज्यादा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी घटा हुआ था, बोल के ओवरऑल जो हेल्थ स्टेटस था वो काफी कम था। एजुकेशन का बात भी कर लो, लिटरेसी रेट काफी कम था। एंड ओवरऑल मिला के बात करें तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी काफी लो था लोगों का। क्लियर है यहां तक? चलो आ जाओ, घुसते हैं मटीरियल में।
फटाफट मार्क करते जाते हैं। हाँ, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट का मतलब क्या है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 इन अ ईयर। डेथ रेट का मतलब क्या है? नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 इन अ ईयर। सिंपल। अपना रेफरेंस ही क्या है? हजार हजार लोग। ठीक है, पर थाउजेंड मतलब पकड़ लो, आज अपना बांगुड़ का ये ब्लॉक सी है। ब्लॉक सी में मान लो 1000 लोग हैं, 50 लोग उनमें से मर गया एक साल में, तो अपने क्या बोलेंगे? डेथ रेट 50 है। ठीक है, जरूरी नहीं कि 1000 लोग हो, 50,000 लोग भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पर हजार हजार करके अपने इस चीज को मान लेंगे कि 1000 में अगर 50 लोग मर रहे हैं तो 2000 में कितने लोग मरेंगे? 100 जन। 3000 में कितने मरेंगे? 150 जन। उस हिसाब से वैल्यूज याद रखना इंपॉर्टेंट है। बर्थ रेट है था 48, डेथ रेट था 40। बर्थ रेट 48 एंड डेथ रेट 40। बस वैल्यूज याद रखना है अपने को। ठीक है, नेक्स्ट, हाई था इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी। पहले इसका मतलब क्या है? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट रेफर्स टू नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग। कब? बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज। 1 साल के अंदर ही मर गए इन लोग, पर 1000 लाइव बर्थ्स इन अ ईयर। माने 1000 बच्चा लोग पैदा हुआ, उसमें से इतने लोग एक साल मैंने पहला बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाए। नो हैप्पी बर्थडे टू यू। इट वॉज वेरी हाई। बाप रे, क्या 218। समझ रहे तुम लोग? 1000 में 1000 बच्चा पैदा हो रहा है, 218 बच्चे मर रहे हैं। हम कितना बोले थे उस वक्त? 200। मतलब क्या हो गया? वही, उससे भी वर्स्ट कंडीशन है कि हर 5 बच्चा में मोटा मोटी क्या होगा? एक बच्चा का डेथ हो जाए। हर 5 बच्चा बैठेगा यहाँ पे, पकड़ लो, उनके पेरेंट्स आएंगे, कोई ना कोई तो रोएगा। पता है एक जन का डेथ होने वाला है। अभी बहुत कम हो गया अभी। हाँ, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 44। क्या शार्प डिक्लाइन हुआ देखो तुम लोग। कहा 200 लोग बच्चे मरते थे, कहा 44। ये भी पुराना डेटा है, नया तो और भी कम हो गया है। ठीक है ना? पर खैर नया से मतलब नहीं है अपने को मतलब क्या है? उन 200 सालों से मतलब है हम लोग। नेक्स्ट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या हो गया? एवरेज नंबर ऑफ इयर्स एक्सपेक्टेड टू लिव। जितना मेरे को याद है, इटली जो है, इटली में सबसे ओल्डेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड का। इटली में लोग बढ़ते ही नहीं है। मतलब लोग है ना 100 साल के आसपास तक जीते हैं पूरा, वहां पे सोचो, नेट में पढ़ना। यही है। हाँ, नहीं, जापान में ओल्ड पीपल बहुत ज्यादा होंगे, बिकॉज लोग बच्चा पैदा नहीं कर रहे वहां पे। पर वहां लोग ओल्ड में मर जाते हैं कि 60-70 साल में मर जाते हैं। और इटली में 100-100 साल तक बहुत लोग जिंदा रहते हैं। तो वहां का लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगा? काफी हाई होगा, है ना? वहां पे उस समय लो था 44 ईयर्स। बल्कि मुझे लगता है अभी 44 ईयर्स होगा इंडिया में। 40-50 साल का भी आदमी लोग को हार्ट अटैक आ जाता है सीधे। नेक्स्ट, एक्सट्रीमली लो। फीलिंग देख रहा है इसमें? अभी तक हाई हाई लो लो था, अभी क्या है? एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। less than 16%। हे भगवान, समझ रहे तुम लोग? 16% से कम लोग क्या है? दे न्यू व्हाट पढ़ाशना इज, बहुत पढ़ाई लिखाई इज। और फीमेल लोग को तो पहले पढ़ाया जाता ही नहीं था। फीमेल लिटरेसी रेट वाज 7%। हाँ, 16 इज ओवरऑल, मेल फीमेल दोनों मिला के। और फीमेल का सिर्फ 7%। नहीं, इसको तो माइनस नहीं कर सकते ऐसे। ये 100 पॉपुलेशन में से 16 लोग इलिटरेट है, सॉरी 16 लोग लिटरेट है। पर ये 100 लड़कियों में से 7 लड़कियां लिटरेट है। 100 लड़कियों में से। परसेंट लिखा हुआ है ना, 1000 मत बोलना है इसमें।
ये परसेंट में लिखा हुआ है। चलो ओके। ब्रिटिश लोग क्या करते थे ना, बड़े खुदगर्ज थे। ब्रिटिश ने एजुकेट किया स्मॉल सेक्शन ऑफ पीपल को, ताकि वो क्या कर सके, एक्ट एज इंटरप्रेटर्स बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द मासेस। आज ब्रिटिश लोग कहाँ हिंदी बंगाली में बात करें, ब्रिटिश लोग तो इंग्लिश जानता है, तो कुछ गिने चुने लोगों को वो इंग्लिश सिखाता था अच्छे से, क्यों, ताकि वो जो रूल्स बोलेगा वो ट्रांसलेट करके बता सके। चलो नेक्स्ट, हेल्थ स्टेटस क्या था अपना, पुअर, वेरी पुअर, पुअर हेल्थ, पुअर हेल्थ, बस पता है अपने को ये सब। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज इनएडिक्वेट। व्हाट इज पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, गवर्नमेंट गवर्नमेंट का क्लिनिक्स एंड गवर्नमेंट का चिकित्सालय। पब्लिक मतलब समझो हमेशा, पब्लिक क्या होगा, गवर्नमेंट, पब्लिक का मतलब हो गया गवर्नमेंट हमेशा। गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स थे काफी कम थे, वेरी इनएडिक्वेट। और इससे क्या होता था, वाटर एंड एयरबोर्न डिजीजेस वेर वाइड स्प्रेड। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या है, उत्प्लक्ष, वाटर एंड एयरबोर्न डिजीज का मतलब क्या होगा, मतलब समझ में आया इसका, नहीं अनीश, पानी और यस, जो डिजीज पानी के थ्रू फैलता है और एयर के थ्रू फैलता है, समझ में आया। पानी के थ्रू क्या फैलता होगा, न्यूमोनिया होता है, ठीक है, वो सब तो आएगा नहीं तुम लोग के, बस समझ जाओ वो डिजीज जो पानी या एयर के थ्रू फैलता है। चलो ओके, नेक्स्ट हमारा भैया एसओएल। एसओएल क्या था, काफी लो, काफी लो था हमारा एसओएल। अब आगे बढ़ते हैं, आओ। सर वो पॉवर्टी पॉवर्टी लो एसओएल एंड पॉवर्टी का अलग पॉइंट हो गया, उसको तुम लोग काट ही दो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा तुमको। लो एसओएल, अभी क्या क्या बचा हम देख लेते हैं एक बार, कि एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा ना। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंक्लूजन, शायद तक हो जाएगा। ऑक्यूपेशनल छोटा सा ये कर लेते हैं, अब ये 5-7 मिनट का खेला है, ओनली 5-7 मिनट्स। आओ ओके, चलो बताओ फटाफट, अपने अभी डेमोग्राफी में क्या 6 पॉइंट्स पढ़े। पहला पॉइंट क्या था, बर्थ रेट, डेथ रेट काफी हाई था। सेकेंड पॉइंट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट काफी बड़ा था, हाई था। नेक्स्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी लो था। नेक्स्ट, हेल्थ स्टेटस काफी लो था। नेक्स्ट, लिटरेसी रेट काफी लो था। एसओएल भी काफी लो था। तो हाई क्या था, बर्थ रेट और डेथ रेट। उसके पहले हम लोग पढ़े फॉरेन ट्रेड को लेकर, कितने पॉइंट्स पढ़े थे, 3 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था, exporter of raw materials and importer of finished products. Second, monopoly control of British. And third, drain of India's wealth. या लिख सकते हो एग्जाम में, ड्रेन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट सरप्लस। एक्सपोर्ट सरप्लस यूज हो रहा था ब्रिटिश का अपना ऑफिस सेटअप के लिए, वॉर को फाइनेंस करने के लिए, और टेक्नोलॉजी वगैरह को इंडिया में इंपोर्ट करवाने के लिए, सर्विसेज को भी, इनविजिबल आइटम्स, ठीक है। चलो आओ फटाफट, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। पहले का सिस्टम क्या था पता है, पहले का सिस्टम बड़ा सिंपल था, कि जो पापा कर रहे हैं वही काम बेटा करेगा, जो काम बेटा कर रहा है वही काम आगे जाके बेटा करेगा। पहले ऐसे बोलते थे कि सोनार का बेटा सोनार होगा, लोहार का बेटा लोहार होगा। समझ में आया, तुम्हारे पापा जो काम करे वही काम तुम भी करोगे। पर अब इतना सारा चॉइसेस हो गया, पढ़ाई लिखाई बढ़ गया है, अब सब अलग अलग काम करते हैं। आ जाओ, तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का बेसिकली मतलब हो गया कि कौन कौन से ऑक्यूपेशन में लोग काम कर रहे हैं, कौन कौन से ऑक्यूपेशन में लोग काम कर रहे हैं। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यू नो दोस 3 पार्ट्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, ठीक है ना। कामकाज तो बहुत सारा है, पर डिवाइड कर लेंगे इन तीनों सेक्टर्स में।
तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, एक काम करो, वर्किंग पर्सन काट के लिखना वर्कफोर्स, ये ज्यादा बढ़िया लैंग्वेज रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट सेक्टर्स लिख लो, अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। एंड व्हाट आर दोज सेक्टर्स? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है ना? तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू क्या? The distribution of workforce in the all the three sectors. ठीक है? आओ देखते हैं इसमें क्या है। बहुत इजी है, बहुत इजी। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का क्या स्थिति था उस वक्त? नॉर्मली तुम लोग को निमोनिक देते हैं, आओ इस बार एक तुम लोग को न्यूमेरिकल निमोनिक दे। लिख लो 75 10 15। ओए होए होए, 75 10 15। क्या लगता है एग्रीकल्चर में कितने लोग होंगे? 75% पीपल आर वेर इन एग्रीकल्चर, तो 10% इंडस्ट्रियल सेक्टर में होगा, बाद बाकी 15% किस में होंगे? फिर सर्विस सेक्टर में होंगे। लो हो गया काम खत्म। क्यों लगता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में इतने कम लोग थे? क्योंकि सब शिफ्ट कर गए थे। देयर वाज डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन, देयर वाज डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। तो जहां एक समय में इंडस्ट्रीज काफी मशहूर था इंडिया का, लोग शिफ्ट मार के कहां घुस गए? एग्रीकल्चर। ठीक है? और क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं थे, क्या सर्विस का काम कर पाते? सर्विस सेक्टर भी काफी कम। तो सब लोग किसमें घुसे पड़े हुए थे? एग्रीकल्चर सेक्टर। क्या याद रखोगे नंबर्स तुम लोग? 75 10 15। ये बिफोर इंडिपेंडेंस का बात कर रहे हैं। चलो ओके, लिख लो। पहले पॉइंट में लिख लो, वर्कफोर्स इन एग्री हाई था, वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर हाई था। नेक्स्ट में वर्कफोर्स इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर लो था। वर्कफोर्स इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर लो था। वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर हाई, वर्कफोर्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर लो। अब बोलोगे भैया थर्ड पॉइंट में क्या आएगा? लगा था थर्ड पॉइंट में सर्विस सेक्टर आएगा। थर्ड पॉइंट में लिख लो रीजनल वेरिएशंस। थर्ड पॉइंट में लिख लो रीजनल वेरिएशंस, जो कि काफी हाई था उस वक्त। रीजनल वेरिएशन का मतलब रीजियन को लेकर है। रीजन मतलब क्या हो गया? अलग अलग स्टेट्स। यहां बात करेंगे, मैं बताऊंगा, यहां पे बात करेंगे कुछ कुछ स्टेट्स में एग्रीकल्चर बढ़ रहा था, तो कुछ कुछ स्टेट्स में एग्रीकल्चर कम हो रहा था। थिंक अबाउट वेस्ट बंगाल, क्या लगता है यहां पे एग्रीकल्चर बढ़ रहा था? थिंक अबाउट कर्नाटका, बैंगलोर एरिया वगैरह जो है, एग्रीकल्चर कम हो रहा था। हैदराबाद, पुणे, महाराष्ट्र जो टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ चुके हैं, वहां पे एग्रीकल्चर कम हो रहा था। ठीक है? हाँ, गुजरात साइड में था। आ जाओ। ओके ओके बच्चों, पहला पॉइंट अपना क्या है? लार्जेस्ट वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर। तुम लोग को ऑलरेडी नंबर्स बता चुके हम। आ जाओ। एग्रीकल्चरल सेक्टर में अप्रोक्सीमेटली 75% वर्कफोर्स था, अप्रोक्सीमेटली 75%। और कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्योंकि हुआ था, तो इन लोग क्या चीज प्रोड्यूस करते थे? कॉटन, इंडिगो, टी, कॉफी, एटसेट्रा एटसेट्रा। यू नो एनफ एग्जांपल्स। नेक्स्ट आता है, यहां तो था भैया लार्जेस्ट वर्कफोर्स। अब किस में आएंगे? अपने लो वर्कफोर्स देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर्स में। आ जाओ। रीजन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन फॉर लो वर्कफोर्स, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। क्योंकि डिक्लाइन हो गया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, तो फेल हो गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट।
क्लियर है? तो सब लोग कहां शिफ्ट मार लिए थे? एग्रीकल्चर में। सब लोग शिफ्ट मार लिए थे एग्रीकल्चर में। आ जाओ। हाँ, ये अबाउट 10% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब माइनस करके अपने को समझ में आ जाएगा कि अबाउट 15-20% कहां पे? सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर। क्वेश्चन इज वाई सर्विस सेक्टर में इतने कम लोग क्यों थे? बिकॉज ऑफ नो एजुकेशन। नो एजुकेशन। आज जो एसी साफ करने वाले आदमी आते हैं उनको भी किसका पढ़ाई करना पड़ता है? एसी साफ करने का पढ़ाई नहीं तो ट्रेनिंग तो लेना ही पड़ता है हम लोग को। दे शुड बी बेसिक एजुकेटेड कम से कम। और इन लोग के पास तो वो भी नहीं था। तो इतना कमी क्यों था सर्विस सेक्टर में? बिकॉज लो लिटरेसी लेवल्स थे, लैक ऑफ एजुकेशन था। इन लोग को ट्रेनिंग ही नहीं मिला कोई चीज का। दे वर नॉट एजुकेटेड। तो हाउ कैन दे डू सर्विस? अब लास्ट पॉइंट क्या चीज को लेकर है? रीजनल वेरिएशंस। यहां क्या बोले थे? कुछ स्टेट्स में क्या हो रहा है? एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, तो कुछ स्टेट्स में एग्रीकल्चर घट रहा है। आ जाओ। कहीं कहीं एग्रीकल्चर घटने लगा तो कहीं कहीं एग्रीकल्चर बढ़ने लगा। ये अपने कब का बात कर रहे हैं? ब्रिटिश के समय का बात। चलो ओके, आओ। कौन कौन से स्टेट्स में एग्रीकल्चर घटने लगा? आओ देखते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। किस समय का बात कर रहे हैं? उस समय। उस समय का, ठीक है। जो जो डेवलप्ड, अभी जो जो डेवलप्ड स्टेट्स है सब एग्रीकल्चर से क्या है? अपना नाता तोड़ दिए थे। हाँ, अब बढ़ गया तो उस समय का बात कर रहे हैं। अभी तो ममता दीदी नहीं चाहती है किसान लोग जाए यहां से, बिकॉज ममता दीदी को वोट ही सारा किससे मिलता है? किसानों से मिलता है जो बांग्लादेश से आए हुए हैं। तो इन लोग ही देश ये बंगाल छोड़ के चले जाएंगे तो वोट कौन देगा? तो अब क्या है, एग्रीकल्चर लास्ट का 15-20 साल से काफी बढ़ गया है। ठीक है ना? तो ब्रिटिश के समय ये कम होने लगा था। आ जाओ। डिक्लाइन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। पर ऐसे कुछ स्टेट्स है जहां पे उस दौरान एग्रीकल्चर बढ़ने लग गया। जैसे क्या? उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब वगैरह में बढ़ने लग गया एग्रीकल्चर का प्रपोर्शन। इंक्रीज इन एग्रीकल्चर। बोलो क्लियर है? यहां आपने क्या पढ़े? रीजनल वेरिएशंस में कुछ स्टेट्स में एग्रीकल्चर बढ़ रहा था तो कुछ स्टेट्स में एग्रीकल्चर घट रहा था। क्लियर? अब बस लास्ट अपना टॉपिक बचा है इसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर। चलो बताओ बच्चों, पहले अपने किस बारे में पढ़े थे? एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्रीज, फिर फॉरेन ट्रेड, उसके बाद डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। बाप रे बाप, आज अपने बहुत लंबा जंप मार लिए। आज अपने किसको किसको कंप्लीट किए? इंडस्ट्रियल सेक्टर को, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। लास्ट बस एक चीज बचा है अपना, इंफ्रास्ट्रक्चर। सो नेक्स्ट डे वी आर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। ठीक है? तो होपफुली नेक्स्ट डे मतलब क्या है इसका? नेक्स्ट ट्यूसडे। तो तुम लोग का नेक्स्ट संडे, अभी से समझ लो, नेक्स्ट संडे टेस्ट होगा इस चैप्टर का। तो उसके एक दिन पहले मत पढ़ना, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, जितना समझाइए तुम लोग को। ठीक है? चलो, that's it for today. Thank you so much and bye bye.